अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। बट कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पे जाने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पढ़ना है अबाउट टाइट्रेशन। बेसिकली टाइट्रेशन एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस की एक टाइप है, एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, एक अननोन कंसंट्रेशन के सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं बाय टाइट्रेटिंग इट बाय अलाउइंग इट टू रिएक्ट विद कंसंट्रेशन ऑफ नॉन सोल्यूशन। मतलब ये कि हम हमारे पास एक अननोन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन होता है और एक सोल्यूशन होता है हमारे पास नॉन कंसंट्रेशन का। हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं और उस रिएक्शन के थ्रू हम अननोन कंसंट्रेशन के सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, हमें कैसे पता चलता है कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है? जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होता है कलर चेंज हो जाता है, जो कि हमने इंडिकेटर डाला होता है उसकी हेल्प से। ठीक है, ये एक इसकी जनरल असेंबली है इस टाइट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए। इसमें बीकर यूज़ होता है, ब्यूरिट यूज़ होता है। अच्छा, हम लोग जो ब्यूरिट में अपना जो सोल्यूशन डालते हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो नोन होती है। मतलब जो हम लोग सोल्यूशन ब्यूरिट में डालते हैं उसकी कंसंट्रेशन नोन होती है और जिस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हम लोगों ने फाइंड करनी होती है उसे हम फ्लास्क में लेते हैं। जिस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन नोन होती है उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन या रीजेंट या टाइट्रेटर। लास्ट टाइम हमने रीजेंट का पढ़ा है। सो जो हम लोग रीजेंट होता है या नॉन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन होता है उसे हम ब्यूरिट में लेते हैं और जिस सोल्यूशन की हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी होती है उसे हम फ्लास्क में लेते हैं। इस फ्लास्क में उस सोल्यूशन को लेने के बाद इसमें थोड़ी सी अमाउंट में इंडिकेटर डाल देते हैं। जैसे ही ब्यूरिट से अननोन सोल्यूशन कंसंट्रेशन सोल्यूशन को ऐड करना स्टार्ट करते हैं ड्रॉप वाइज, एक पॉइंट आता है जब ये दोनों अपने टोटल फुल एंड पॉइंट इनका आ जाता है और कलर चेंज के थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमारे दोनों सोल्यूशन आपस में रिएक्ट कर चुके हैं। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल था। इस टाइट्रेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिसमें डिफरेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे होते हैं। बेसिकली इनके जनरल प्रिंसिपल सेम है बट इनकी रिएक्शन टाइप की बेसिस पे टाइट्रेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। बट हमें यहाँ फोकस करना है कम्प्लेक्स फॉर्मेशन टाइट्रेशन पे, जिसे हम कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोल सकते हैं। अच्छा, कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कैसे, सबसे पहले हमें इसका प्रिंसिपल देखना है। प्रिंसिपल आप अगर इसको इस इक्वेशन को देखें तो आपको इसी से ही क्लियर हो जाएगा कि इसमें ये होता है, एक हमें सैंपल लेना होता है, उस सैंपल में कोई भी मेटल आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस सैंपल में इंडिकेटर डाला जाता है, उस इंडिकेटर के बाद उसमें कंप्लेक्सिंग एजेंट डाला जाता है सो दैट वो सैंपल और कंप्लेक्सिंग एजेंट आपस में रिएक्ट करें और एक कम्प्लेक्स बनाए मेटल और कम्प्लेक्सिंग। वो कम्प्लेक्स किस पे मुश्तमिल होगा, मेटल और कंप्लेक्सिंग एजेंट पे, और इंडिकेटर एज इट इज हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। इट मीन्स कि इंडिकेटर जस्ट हमें ये बताने के लिए कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, सिर्फ उस लिए यूज़ होगा, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है। सो इंडिकेटर हमें एंड पॉइंट बताता है बाय चेंजिंग कलर। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन विच सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म स्टेबल complexes विद मेटल आयन इन सॉल्यूशन। इट मीन्स कि हमारे पास जो सैंपल है वो कोई भी मेटल आयंस उसमें होंगे और जो कंप्लेक्सिंग एजेंट है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने रेजेंट्स पढ़ लिए हैं वही कंप्लेक्सिंग एजेंट यहाँ यूज़ हो रहे हैं। और जैसे ही इंडिकेटर की मदद से वो कलर चेंज होगा हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा सोल्यूशन टाइट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। और ये बेसिकली यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके सैंपल में मेटल्स हैं तो हमें ऑब्वियसली ये है कि ये मेटल आयन को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि जो ये कम्प्लेक्स बन रहा है हमारे स्टेप में, मेटल और कम्प्लेक्सिंग एजेंट पे जो कम्प्लेक्स बन रहा है उसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होगी। सबसे पहले हमें पता है कि सैंपल से जो हमारे पास मेटल आयन थे उस वो एज आ सेंट्रल मेटल एटम एक्ट कर रहे होंगे और उनके साथ डिफरेंट लिगेंड्स जो हैं अटैच हुए हुए होंगे। लिगेंड्स बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं जो कि बॉन्ड बना रहे होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ।
और इस सिर्फ ये हर तरह के सेंट्रल मेटल एटम इसमें यूज नहीं हो सकते, बल्कि सिर्फ वो सेंट्रल एटम यूज हो सकते हैं जो कि अपने डी ऑर्बिटल्स के साथ, डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के साथ अपना रिएक्शन करा सकें लिगेंड के साथ। सही है। इट मीन्स जैसे ही वो डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल लिगेंड के कंबाइन होंगे तो हमें एक कलर शो होगा। उस कलर की बेसिस पे हम देख लेंगे कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। सो इस कम्प्लेक्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, लाइक सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड्स जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ये इसका मतलब है एम पॉजिटिव। अगर आप ये देख रहे हैं, इट मीन्स कि हमारा कम्प्लेक्स अगर कोई चार्ज्ड होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई काउंटर आयन प्रेजेंट होगा, उसको उस पूरे कम्प्लेक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए साथ उसके कोई काउंटर आयन प्रेजेंट होगा। अगर ये ऑलरेडी जो है कम्प्लेक्स न्यूट्रल हो तो इसको चार्ज इस को कुछ भी बैलेंस करने के लिए कोई काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं होगा। इस वजह से इस काउंटर आयन का प्रेजेंट होना या ना होना डिपेंड करता है जो कम्प्लेक्स बन रहा है वो जो है न्यूट्रल है या कोई चार्ज स्पीशी है। ठीक है। अच्छा, मेटल और लिगेंड के दरमियान जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है वो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा, बल्कि उसे बोलेंगे डेटिव बॉन्ड। अच्छा, डेटिव बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड में आपस में क्या डिफरेंस है कि डेटिव बॉन्ड इस तरह अगर हम सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड को देख लें तो कोवलेंट बॉन्ड क्या बेसिकली इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बेस पे बन रहा होता है। दोनों तरफ से मेटल भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और लिगेंड भी अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों दे रहे हैं और उसके रिजल्ट में कोई बॉन्ड बन रहा है तो उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बट अगर कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। बट अगर ऐसे है कि इलेक्ट्रॉन जो है पेयर डोनेट कर रहा है लिगेंड टू मेटल आयन तो हम उसे बोलेंगे डेटिव बॉन्ड। इट मीन्स के सिर्फ जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है और जो मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और बेसिकली डेटिव बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू एरो। एरो के थ्रू इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट ये है कि जैसे आपने लास्ट स्लाइड में देखा है कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इट मीन्स इसके अंदर लिविस एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। जैसे लिविस एसिड बेस में ये होता है कि एक चीज़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है और दूसरी चीज़ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। तो सिमिलरली इसमें ये है कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। इट मीन्स जो मेटल है वो एज अ लिविस एसिड एक्ट कर रहा है और जो लिगेंड है वो एज अ लिविस बेस एक्ट कर रहा है। सही है। अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो इसमें सिल्वर जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड इसमें दो यूज हुए हैं, साइनाइड आयन इसमें एज अ लिगेंड यूज हुआ है। ठीक है। साइनाइड आयन के पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो उसे डोनेट कर रहे हैं एसिड को। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन हो रही है और इसके रिजल्ट में एक कम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट हो रहा है। अगर आप ये देखें सिल्वर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स के जो कम्प्लेक्स बन रहा है इसके रिजल्ट में वो कोई चार्ज स्पीशी है और इसको बैलेंस करने के लिए इसका काउंटर आयन भी जरूर प्रेजेंट होगा। ठीक है। अगर आप यहाँ देखें कि एफ दिस इज फॉर्मेशन कांस्टेंट या इसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं। और ये जो है अगर इसको फाइंड करने के लिए आपको बोला जाए तो इस जो ये बेसिकली रेशो है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट यहाँ क्या है, मेटल लिगेंड कम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन ओवर मेटल की कंसंट्रेशन एंड लिगेंड की कंसंट्रेशन के को लिखने के बाद हम लोग फॉर्मेशन कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट वीडियो में